अब नए टैक्स कानून लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल से। उससे एक आम टैक्स पेयर की लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा? इनकम टैक्स का मतलब है आम व्यक्ति, वेतनभोगी, कारोबारी। लेकिन अभी इनकम टैक्स के अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है वो नॉन रेजिडेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, जिनके पास फॉरेन में एसेट्स होते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रेजिडेंट का जो फॉरेन में एसेट्स रखते हैं। और काफी कुछ जहां लिमिट 7 लाख की जेल जाने की प्रोसिक्यूशन फाइल होने पे, अगर प्रूफ होने पे 7 साल के लिए सजा होती थी, उसको लिमिट कर दिया, मैक्सिमम 2 साल की सजा होगी। जिस दिन से बजट पेश हुआ है उसके बाद जो विदेश की सैर करते थे, विदेश घूमने वाले बड़े खुश हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स के लिए रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाते हुए नई डेडलाइंस घोषित की और इसके साथ ही उन्होंने आईटीआर फॉर्म्स को और आसान बनाए जाने की बात भी कही है। देश का आम बजट लगातार 9वीं बार पेश करते हुए उन्होंने मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव जैसे बड़े ऐलान तो नहीं किए, लेकिन कुछ छोटे छोटे उपायों से टैक्स कॉम्प्लायंस को आसान बनाने का सिलसिला जारी रखा है। टैक्स को लेकर जो 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, उनकी अगर बात की जाए तो पहला तो यही कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। दूसरा ये कि टीडीएस ना कटवाने के लिए अब एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ये कि 31 मार्च तक अब आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकेंगे। चौथी बात यह कि विदेश रुपए भेजने पर अब क्या कम टैक्स देना पड़ेगा। पांचवी बात यह कि शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एसटीटी बढ़ा दिया गया है, यानी कि महंगा हो जाएगा। छठा ये कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लगेगा। टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो इंटैक्ट है, ना कोई उसमें राहत मिली है, ना ही उसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर बोझ पड़ा है। सारी चीजों को एक एक करके आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट सी कमलेश कुमार सर जुड़ चुके हैं। आप रवि राजन एंड कंपनी एलएलपी के टैक्सेशन पार्टनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश सर। नमस्कार जी, हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के बिजनेस एडिटर, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो शिशिर जी, शुरुआत पहले आपसे, बजट में इनकम टैक्स पेयर को लेकर क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ उसके जीवन में टैक्स को लेकर बदलाव आया है? पहले आप शुरू करते हैं, फिर सवाल आप कमलेश जी से कर सकते हैं। इनकम टैक्स, यदि आप विशेष रूप से इनकम टैक्स पर जाए तो इनकम टैक्स का मतलब है आम व्यक्ति, वेतनभोगी, कारोबारी, मतलब पर्सनल इनकम टैक्स की बात हम मान के चल रहे हैं कि आप पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। जहां तक पर्सनल इनकम टैक्स की बात है, उस पर इस बजट में कोई विशेष घोषणा नहीं हुई, लेकिन इनके जीवन को आसान करने के लिए मतलब अप्रत्यक्ष रूप से कई घोषणाएं हुई हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंट, जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं कमलेश जी, वो हमें बताएं कि इस बार क्या टैक्स स्लैब तो कमलेश जी अनचेंज है, लेकिन कोई ऐसे प्रावधान, कुछ ऐसे प्रावधान हुए हैं जिनसे करदाताओं का जीवन आसान हो? सर देखिए, ये इनकम टैक्स एक्ट एक बहुत ही स्पेशल, ये बजट जो था बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा उम्मीद भी लोगों को नहीं थी कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स में रिबेट या इस तरह का कुछ मिलने का, जैसे कि अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो क्योंकि पिछले साल ही बहुत बड़ा रिलैक्सेशन या फिर रिबेट का सोच जो 7 लाख को हटा के 12 लाख रुपए किया था, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा बेनिफिट था इंडिविजुअल के हाथ में। तो इस साल इस तरह का कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। लेकिन ये जो बजट है ना, समहाउ कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बजट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी इनकम टैक्स के अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है वो नॉन रेजिडेंट को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, जिनके पास फॉरेन में एसेट्स होते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर रेजिडेंट का जो फॉरेन में एसेट्स रखते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते, उनको एक विंडो दिया जा रहा है। आप आइए, अपने नॉन डिस्क्लोज जो असेट्स नॉन डिस्क्लोज कर रखा है उसको डिस्क्लोज कीजिए, अगर उस पर टैक्स पे नहीं है तो पे कर दीजिए, अगर टैक्स पे कर रखा है उस इनकम पे तो डिस्क्लोज कर दीजिए सर्टेन अमाउंट पे टैक्स अमाउंट देकर, और आप फ्री रहिए। क्योंकि इसके बाद प्रोसिक्यूशन होता था तो उसमें रिलैक्सेशन देने का काम किया गया, जो एक तरह से जो जहां पे प्रोसिक्यूशंस के प्रोविजंस थे, जेल जाने के प्रोविजन थे, उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया कि भैया उसको फाइन देके आप निकल जाए। और काफी कुछ जहां लिमिट 7 लाख की जेल जाने की प्रोसिक्यूशन फाइल होने पे, अगर प्रूफ होने पे
7 साल के लिए सजा होती थी, उसको लिमिट कर दिया मैक्सिमम 2 साल की सजा होगी। तो इस तरह के जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है, बहुत सारे सेक्शन को टीडीएस में डिफॉल्ट होने की वजह से, इनकम टैक्स से डिफॉल्ट होने की वजह से, इन सब में बहुत रिलैक्सेशन दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेनिफिट ले सके और स्मूथ हो जाए, ये हार्ड ना हो जाए। जैसे एग्जांपल बताऊं कि किसी ने फॉरेन में अकाउंट खुलवा लिया गलती से या जैसा भी कभी रहा, वो इनकम टैक्स में डिस्क्लोज नहीं किया, आज वो अगर 20 लाख से ज्यादा है और डिस्क्लोज नहीं करता है तो प्रोसिक्यूशन नहीं, जेल जाने के प्रोविजन है। तो विंडो दी गई है कि आप इसको यूज करें और आगे से प्रोसिक्यूशन बच जाए। जी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में जानना चाहेंगे। उसमें किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो पिछले साल प्रावधान थे वही के वही रखे गए हैं। थोड़ा इसको एक बार विस्तार से एक तरह से क्योंकि हमारे टैक्स पेयर, हमारे व्यूअर्स के लिए रिवाइज करें सर आप। सर देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं है। जो पहले 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं था वही है, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से अबव 30%। उस कैटेगरी में जो पुराना है कोई चेंज नहीं है, ठीक है, 5%, 20% और 30%, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसलिए अब गवर्नमेंट इसको लेके चलना चाह रही है, बिल्कुल खत्म भी नहीं करना चाह रही है। जिस लोगों को, जो लोग इनका फायदा ले रहे होंगे, कुछ लोग बचे हुए होंगे तो उनको ये फायदा मिलता रहेगा, जिनके अलाउंसेस वगैरह एग्जेम्प्ट होते हैं। अदरवाइज आज की डेट में नॉर्मल पीपल जो, उनको ये रेलेवेंसी भी नहीं रखती, भले वो आज तक खत्म नहीं कर रहे, लेकिन अगर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, वो रेलेवेंट नहीं है। उनके लिए रेलेवेंट हो सकता है जिनको कोई एग्जेम्पशन मिल रही है, जिनको कंटिन्यू आगे करना है, उनको ये बेनिफिट्स हो सकता है, बट नॉर्मल पीपल, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए इसका बेनिफिट ये है न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी कोई चेंजेस नहीं किया, जो पिछले साल था वही है। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख रुपए 5%, और 4-4 लाख रुपए ऐड करते जाए और 5% टैक्स 24 लाख रुपए तक लेके जाए। 24 लाख से ऊपर 30% है। इसमें भी इंटैक्ट रहा, जो पिछले बजट में था वो सेम रहे, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल 2026 एप्लीकेबल हो जाएगा, वहां पे कोई टैक्स रेट पे चेंज नहीं है, टैक्स न्यूट्रल है। कोई भी, चाहे ओल्ड टैक्स, मतलब ओल्ड इनकम टैक्स 1961 हो या न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 हो, उसमें टैक्स के रेट में कोई चेंजेस नहीं है, न्यूट्रल है। जी, एक थोड़ी ये इस कंफ्यूजन को भी एक बार फिर से चाहेंगे कि आप दूर कर दीजिए कि न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की तनख्वाह पर, 12 लाख की इनकम पर आपके कोई टैक्स नहीं है, और आप न्यू टैक्स रिजीम में स्कूल की बच्चों की ट्यूशन फीस, या आपका पीपीएफ अकाउंट है, या आप किसी तरह से हाउस लोन की रिबेट है, मेडिक्लेम है, किसी भी आप सुविधा का लाभ इसमें डिडक्शन के तौर पर नहीं ले सकते हैं। ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसको और थोड़ा हम चाहेंगे कि आप क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि लगातार कमेंट्स इसको लेकर आते हैं। देखिए, ऐसा है कि जो स्कूल के ट्यूशन फीस होते थे, 80C की एग्जेम्पशन होती थी, या हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल पेमेंट में 80C में एग्जेम्पशन होती थी, या लोग LIC जमा करते थे, या प्रोविडेंट फंड जमा करते थे, या सुकन्या समृद्धि में पैसे जमा करते थे, इन सब में करने से हमें 80C में डिडक्शन मिलती थी। बट ये डिडक्शन ये न्यू टैक्स रिजीम में कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम, जो असेसी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करेंगे उनको ये बेनिफिट्स अवेलेबल है, न्यू टैक्स में नहीं है। न्यू टैक्स में जो एम्प्लॉय है, एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, उसकी डिडक्शन है, अदरवाइज किसी और की कोई डिडक्शन नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जितने भी डिडक्शन है वो, तभी तो ये स्लैब इतना बढ़ाया गया है, और 12 लाख रुपए की लिमिट नहीं है। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता सर। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%। ये जो 12 लाख रुपए के बाद जो इनकम आती है, 12, उसके बाद 87A की जो रिबेट मिलती थी 7 लाख, उसको बढ़ा के कर दिया। यानी अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद, तो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन 12 लाख से ऊपर आ जाएगी तो फिर टैक्स शुरू से आपके कैलकुलेट होगा। 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 5%। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, 12 लाख मान लो आपकी इनकम है, 12 लाख टैक्सेबल इनकम है 12,20,000, लेकिन 12,20,000 होने की वजह से 20,000 की वजह से आपको टैक्स लगेगा। आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कभी भी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम 20,000, एग्जाम्पल में 20,000 रुपए ही टैक्स लगेगा। इसको मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं।
ओके। अच्छा सर, एक बात ये भी आई है कि अब नए टैक्स कानून लागू होने वाले हैं 1 अप्रैल से। उससे एक आम टैक्स पेयर की लाइफ में क्या परिवर्तन आएगा, कैसे उसकी लाइफ और थोड़ा टैक्स को लेकर सुविधाजनक हो पाएगी? देखिए सर, अभी इनकम टैक्स एक्ट जो था 1961, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मोर देन 6 डिकेड का एक्ट था, तो उसमें इतने सारे प्रोवाइजो, इतने एक्सप्लेनेशन, इतने क्रॉस रेफरेंस, इतने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएटेड। कहीं पे कुछ बोला गया, कहीं उसका मतलब कुछ और निकालो। हाई कोर्ट ने बोला इसका मतलब ये है, तो इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे इश्यूज थे। तो उनको सिंप्लीफाइड करके न्यू इनकम टैक्स 2025 लाया। इसको पढ़ के नॉर्मल लोग समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें टैबुलर और शेड्यूल में दी गई है। जैसे टीडीएस के प्रोविजन बहुत आसानी से टैबुलर फॉर्म में दिया गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आम लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक्ट तो एक्ट की लैंग्वेज में लिखा गया है, बट ये पहले की तुलना में थोड़ा सिंप्लीफाइड है। इस एक्ट के आने से आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और प्रोफेशनल के लिए बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि सारे सेक्शन आपको याद रखने पड़ेंगे। उस सेक्शन को कोरिलेट कैसे करोगे, एक तरह से दोबारा से आपको पढ़ाई करनी है। पूरा सेक्शन, पूरा एक्ट दोबारा पढ़ना है। आप ये बताइए, जो 1961 के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल हैं, जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट खुद अपने स्टाफ, अपने एम्प्लॉइज, अपने जो उनके वर्कफोर्स है, उनको अभी चीजें बहुत अच्छी तरह पता है। इस सेक्शन, सब सेक्शन में, क्लॉज में ये लिखा हुआ। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, अब उनको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते। उनको कॉन्सेप्ट पता होगा। हमेशा अपने साथ एक बुक रखनी पड़ेगी ये बताने के लिए कौन सा सेक्शन, कौन से सेक्शन में मर्ज हुआ, उसकी जगह पे कौन सा सब्स्टिट्यूट हुआ न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है, डिपार्टमेंट को चैलेंजेस है। उस पूरे इनकम टैक्स एक्ट के पोर्टल पे चेंजेस करना है, फॉर्म के चेंजेस करना है, और मतलब आप बताइए जो असेसमेंट चलता है, जिस तरीके से चलता है, उसके यहाँ पे आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टाफ से एक भी गलती होगी, ऑफिसर ने गलती कर दी, मतलब कोई सेक्शन गलत कोट कर दिया, कोर्ट में जाके असेसमेंट ऑर्डर उड़ जाएगा। तो मतलब आप बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन न्यू इनकम टैक्स में बढ़ा आ गया है जी। एक चीज यहाँ जानना चाहेंगे, जिस दिन से बजट पेश हुआ है उसके बाद जो विदेश की सैर करते थे, विदेश घूमने वाले बड़े खुश है, क्या वजह है? उनको खुशी इतनी मिल रही है, उस खुशी का कारण क्या है? सर देखिए, ऐसा पहले क्या होता था कि एक टीसीएस प्रोविजन है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो अगर आप टूरिंग करने जाते थे तो आपको ना 20% टीसीएस देना पड़ता था। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का आपने फॉरेन करेंसी लेते थे तो साथ में पैकेज टूर लेने वाले या अपने मन से भी खर्च करने वाले, किसी को भी? दोनों केस में बता रहा हूँ। आप बाहर पैसा भेजोगे ना, जब भी इंडिया से बाहर पैसा जाएगा तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना होता था। टीसीएस टीडीएस की तरह ही होता है, उसका बाद में इनकम टैक्स में उसको सेटअप हो जाता है। तो अगर आपको 1 लाख रुपए बाहर भेजना है तो आप 1 लाख बदले 1,20,000 देना पड़ेगा। 20,000 आपके ब्लॉक हो जाते थे, तो अब वो ब्लॉक नहीं होंगे। और इस 20,000 को मैं इनकम टैक्स में सेटअप कर लेता था एज ए टीडीएस की तरह। लेकिन आपका पैसा अगर आपने अप्रैल के महीने में गए, तो अगर अप्रैल के महीने में इसका सेटअप आप अगले 31 जुलाई तक जब रिटर्न फाइल करोगे तब जाके सेटअप ले पाओगे। तो ये पैसा आपका ब्लॉक रहता था। और मान लो किसी के पास पैसा नहीं है और 1 लाख रुपए भेजना चाहता है, 1 लाख रुपए ही है उसके पास, तो 20,000 रुपए कहां से लाएगा? तो उसके लिए एक चैलेंज हो जाता था। तो लोग इसके हटने से लोग अपनी मर्जी से कम 20% पैसे अपने हाथ में रख सकते हैं, उसकी जगह पे 2% पे आ गया टीसीएस। 80% का फायदा हुआ। तो विदेश घूमने जा रहे हैं फिर आप? सर ये तो हुआ जो घूमने वाले थे। अच्छा, कुछ और लोग होते हैं जैसे किसी सरकारी प्रतिनिधिमंडल में गए या किसी के आमंत्रण पर गए, कोई प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, विदेशी विश्वविद्यालय से उनको आमंत्रण मिला है, या फिर जैसे हम लोग पत्रकार होते हैं कि वित्त मंत्री के साथ या वाणिज्य मंत्री के साथ विदेश गए, या कोई आमंत्रण करता है उसके साथ गए विदेश, तो ऐसे लोगों को भी टीसीएस देना पड़ता है, क्योंकि वहां तो टिकट आने जाने का खर्चा सब तो सामने बुलाने वाले वहन करते हैं, और जाने वाले क्या करते हैं कि $150 जाके अपना भुना लिए और उसके सहारे चले गए। तो क्या टीसीएस इनको भी देना पड़ता है? नहीं सर, यहाँ पे समझना पड़ेगा गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है।
हाँ। पैसा जब इंडिया से बाहर जाएगा उस केस में जी। लगेगा, जब इंडिया से बाहर जाएगा। तो अगर आपने यहीं पे टिकट खरीद लिया, यहीं पे सब कुछ हो गया, तब तो नहीं गया टीसीएस। अगर आपने कुछ किया, अगर यहाँ के ट्रेवल आप फॉरेनर से खरीदते हैं तो बिल्कुल, अगर फंड मूवमेंट हो रहा है इंडिया से बाहर तो टीसीएस आपको जाएगा। आपने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है या प्राइवेट एम्प्लॉइज है या पत्रकार है, अगर पत्रकार को भी पैसे लेके जाने पड़ रहे हैं तो टीसीएस जब वो फॉरेन करेंसी खरीदेगा तो साथ में टीसीएस पे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप पत्रकार खुद नहीं पे कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कंपनी आपको पे कर रही हो, ठीक है। तो जब भी टीसीएस आप करेंगे, जब भी आप फॉरेन करेंसी लेंगे, फॉरेन के लिए पेमेंट करने के लिए लेंगे, जब भी यहां से फंड ट्रांसफर करेंगे, उस पॉइंट ऑफ टाइम आपका टीसीएस आएगा। अगर फॉरेन करेंसी मूवमेंट नहीं हो रही है फिर टीसीएस नहीं आएगा। यहाँ एक चीज और, एक सवाल और उठता है, जैसे आपने कहा कि विदेश में पैसा भेजेंगे तब टीसीएस लगेगा। मान लिया जाए कि रविंदर जी घूमने जा रहे हैं बाली और कनॉट प्लेस में या किसी इलाके के किसी ट्रेवल एजेंट के पास गए और ट्रेवल एजेंट से उन्होंने टिकट खरीद लिया, पूरा पैकेज खरीद लिया, आने का, जाने का, वहां रहने का, वहां घूमने का, सब चीज का, खाने का, सबका पैसा उन्होंने दिल्ली में ही दे दिया। तो ऐसे मामले में भी टीसीएस चुकाना होगा? नहीं, देखिए, आपने इंडियन ट्रेवल एजेंट को दिया पैसा जी, इंडियन ट्रेवल एजेंट ने सारा कुछ अपनी तरफ से किया, आपने उसे इंडियन रुपीज में पेमेंट कर दी जी। आपको कोई टीसीएस नहीं देना है। लेकिन जब आपका ट्रेवल एजेंट किसी बाहर को पैसा पेमेंट करेगा, क्योंकि होटल की बुकिंग कर रहा है, तो होटल की बुकिंग यहाँ तो पैसे तो देगा ना कभी। तो जब वो जो होटल को पैसा पेमेंट करेगा उसमें टीसीएस कलेक्ट कर ले। तो ऐसे में तो फिर वो, जैसे होता क्या है कि जैसे हम किसी दुकानदार से लेने जाते हैं तो वो कहता है मैंने तो उधर चुकाया है जी जीएसटी, तुमसे वसूलूंगा जीएसटी। तो वो फिर वो टीसीएस यदि हमारा ट्रेवल एजेंट चुका रहा है तो वो तो लोड कर देगा हमारे पैकेज पे, हमारा पैकेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। फिर देखिए, अगर टीसीएस आपके पैन पे ट्रांसफर हो रहा है तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपके पैन पे ट्रांसफर नहीं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर जो देगा ट्रेवल एजेंट अपने आप ही उसका इनपुट सेटअप हो जाता है, आपसे नहीं ले रहा है। हमसे ऐसा तो नहीं है कि हमारे पैकेज कॉस्ट में वो लोड कर देगा। सर वो तो अलग उनके बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकते हैं, बट टेक्निकली बताऊं, वो टीसीएस कोई कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। जो पे करेगा उसको उसका इनपुट मिल जाएगा। यहाँ एक और मैं परिस्थिति पर विचार करता हूँ कि कोई सोलो ट्रेवलर है, वो कोई ट्रेवल एजेंट या किसी पैकेज टूर का हिस्सा नहीं बनता है, उन्होंने अपने आप भारत में बैठ के इंडियन करेंसी से पे करके किसी एयरलाइन से टिकट बुक कर लेता है, आने जाने का रिटर्न टिकट ले लिया, वह भारत में ही बैठ के किसी होटल चेन के वेबसाइट पे जाके वहां डिफरेंट कंट्रीज में अपने रहने का इंतजाम कर लेता है, मतलब कमरे बुक कर लेता है और उसका पेमेंट वो इंडियन करेंसी में कर देता है। भारत में ही बैठ के किसी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर से वो अपने टैक्सी का इंतजाम कर लेता है। तो ऐसे में उसको टीसीएस देना होगा? नहीं सर, देखो, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज लोग हैं जो फॉरेन करेंसी प्रोवाइड करते हैं जी, मतलब इंडियन करेंसी में चुका रहा है तो उसको टीसीएस से मुक्ति नहीं। हाँ, उससे टीसीएस नहीं। आपने इंडियन पैसा दे दिया जी, जब इंडियन पैसा देके आप फॉरेन करेंसी लेते हो या फॉरेन में पैसे डालते हो, जब भी आप अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इंडिया से बाहर ट्रांसफर करोगे या फॉरेन करेंसी लोगे, उस समय टीसीएस कलेक्ट होगा। अब मैंने बताया ना वही बात, क्या आपको लग रहा है मैं इंडियन को पेमेंट कर रहा हूँ, तो जब इंडियन को पेमेंट कर रहा हूँ, चाहे वो जितनी भी सर्विस ले रहे हैं वो इंडियन रुपीस में ले रहे हैं, तो टीसीएस एप्लीकेबल नहीं हुआ। जब वो एजेंट कहीं और पेमेंट करना शुरू करेगा बाहर, तो उस पर टीसीएस एप्लीकेबल है, क्योंकि वो सामने वाला एट द एंड जो होगा वो फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेगा। फॉरेन करेंसी में पेमेंट लेगा उसके लिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा, और ये कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, ये इसका इनपुट सेटअप हो जाता है, बट उनका उतना कैपिटल ब्लॉक हो जाता है तब तक। बजट में कोई टीडीएस नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने इंडियन रुपीस में इंडिया में पैसे पेमेंट कर रहा है। दो चीजों पर मैं चाहूंगा लास्ट में सर आप जरा डिटेल में बताएं। एक तो ये कि 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, पहले क्या प्रावधान था, और दूसरा ये कि अब टीडीएस ना कटवाने के लिए किसी तरह की एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका क्या मायने हुआ और बिना एप्लीकेशन दिए हुए कैसे टीडीएस बचाया जा सकता है?
देखिए, पहले बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की। अभी तक क्या था कि इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने या बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेट 31 दिसंबर थी। यानी जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, जिस फाइनेंशियल की, जैसे मैं एग्जांपल बात करूं, 24-25 फाइनेंशियल की डेट जो थी 31 जुलाई या एक्सटेंडेड करके 31 दिसंबर 2025 तक हम रिवाइज कर सकते थे या बिलेटेड रिटर्न फाइल, उसको बढ़ा के 3 महीने और कर दी। आप रिवाइज रिटर्न 31 मार्च तक फाइल कर सकते हो, ये प्रोविजन लाया गया। ठीक है, यानी 3 महीने का रिवाइज करने का एडिशनल हो गया। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि 31 दिसंबर लास्ट डेट होती, अभी जो पीछे था, अब 31 दिसंबर लास्ट होना, क्योंकि इसमें लोग छुट्टियों के मूड में होते हैं, न्यू ईयर के मूड में होते हैं, 25 दिसंबर होता है, तो आप उसके बाद इनकम टैक्स से नोटिस, अगर आपने देखा लोगों का आपका मिसमैच आ रहा है, अब आदमी छुट्टी मनाने के मूड में जा रहा है और आप इनकम टैक्स का नोटिस आता है मिसमैच, तो वो रिवाइज करना है, अपने आप में चैलेंज हो गया उसका। तो ये बहुत अच्छा मूव है सरकार का, उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया। ये पहले भी 31 मार्च तक होता था, पीछे इन्होंने उसे 3 महीने कम कर दिया था, जो दोबारा से 3 महीने बढ़ा दी गई। अब रही बात दूसरा, आपने कहा दूसरा क्वेश्चन आपका था, आपका टीसीएस क्या था, टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं, आपने क्या पूछा? मतलब अगर ये होता है ना कि हमें अगर पहले हम डिक्लेरेशन देते कि हमें टीडीएस नहीं कटवाना है, जैसे बैंक में डिक्लेरेशन वगैरह देते थे। हाँ जी, वो 15 और जी और एच की बात है। हाँ, दो चीजें हैं, एक तो है कि किन लोगों के लिए ये विशेष तौर पर है जी? जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं है, जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल नहीं है कोई भी, तो उसके लिए एक सीनियर सिटीजन, एक नॉन सीनियर, एक में 15G और एच होता है। ये अभी क्या होता था, जैसे मान लो आपके पास शेयर्स 5 कंपनियों के शेयर्स है या 10 कंपनियों के शेयर्स आप होल्ड करते हैं, अब वो 5,000 से ऊपर जब भी टीडीएस डिविडेंड आएगा उस पर टीडीएस कट जाएगा। अब उनकी इनकम तो टैक्सेबल है नहीं, फिर भी कट गया। मान लो 10,000 आया, आपने 10% 1,000 रुपए कट गया। अब इस 1,000 रुपए कटने की वजह से वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है रिफंड लेने के लिए। तो उसके लिए क्या होता था, आप कंपनी को 15G और एच फॉर्म दे दो तो वो नहीं काटते थे। जैसे बैंक में एफडी होती थी, अगर किसी की इनकम पे टैक्स नहीं बनता टोटल में, तो एफडी के ऊपर टीडीएस ना काटे, इसलिए हम बैंक को साल के शुरू में फॉर्म जी और एच दे देते थे, इससे बैंक जो टीडीएस नहीं काटता था। उसी प्रोविजन को यहाँ पे ले आए कि भैया आप अपने जो आपका डिपोजिटरी है, एनएसडीएल सीडीएसएल जो भी है, आप उनको दे दो एक डिक्लेरेशन 15G एच फॉर्म में, ताकि जितने भी कंपनी के आप शेयर होल्ड करते हैं उनमें से किसी के ऊपर टीडीएस ना कटे, ताकि उनको इस तरह की प्रॉब्लम, उनके पैसे ब्लॉक ना हो, टीडीएस के रूप में कटे ना, बिना टीडीएस कटे उनको पूरा डिविडेंड मिल जाए। ये था इसमें जो ये चेंज है। एक जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर अब टैक्स लगेगा, इसको थोड़ा सा समझाएं सर। और फ्यूचर ऑप्शन यानी शेयर बाजार में अब फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने एसटीटी के कारण महंगी हो जाएगी, इसका आम निवेशक पर भी जो म्यूचुअल फंड करता है उस पर भी कुछ असर पड़ेगा क्या? देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स था अभी तक, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, उसको लोग बेच देते थे। अब उन्होंने कहा कि जो लोग जिसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अलॉट हुआ है और वही लास्ट में सेलर है, तो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर आपको ओरिजिनल किसी और को अलॉट हुआ है, उससे किसी और ने उसने बेच दिया, फिर उसने बेच दिया, जब भी वो मेच्योरिटी आएगी, अगर वो अलॉटी और सेलर दोनों सेम है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर वो डिफरेंट है तो उस पर कैपिटल गेन की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। मतलब आप बीच में यदि शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं या उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो जो ट्रांसफर करने वाला होगा उनको कैपिटल गेन टैक्स देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। एग्जांपल बोलूं सीसी जी, आपको मिला, आपने गोल्ड बॉन्ड अप्लाई किया, आपको अलॉट हो गया, आपने मैंने आपसे खरीद लिया, और जब मैंने आपसे खरीद लिया, एक दो सिनेरियो लेते हैं, एक में आपने नहीं बेचा, आपको अलॉट हुआ और आप ही उसको रिडीम करते हैं, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। सेकंड सिनेरियो है कि आपको अलॉट हुआ, मैंने आपसे खरीदा और मैंने जाके मैच्योरिटी पे जाके रिडेम्पशन करवाई। जब मैं रिडेम्पशन करवाने जा रहा हूं, उसको रिडीम करके पैसे लेने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अलॉटी नहीं हूं, इसलिए मेरे ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इसी पॉइंट के साथ कमलेश सर, आपने इस बजट में जो भी प्रावधान इनकम टैक्स को लेकर किए गए, जो बदलाव किए गए हैं और आगे आने वाले दिनों में किन चीजों का ध्यान रखा जाए, इनकम टैक्स अपना फाइल करते हुए, ये सारी चीजें हमारे व्यूअर्स के लिए बताई। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में आ रहा हो, कोई आपके मन की दुविधा, कोई शंका जिसका जवाब इस वीडियो में नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके अपने सवाल को रखिएगा। हम अगले एपिसोड में जरूर आप तक उसका जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शिशिर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे बिजनेस एडिटर नवभारत टाइम्स डिजिटल के लिए। कमलेश सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।